हरियाणा के मेवात में विश्व हिंदू परिषद की ब्रिज मंडल यात्रा में आगजनी और पथराव के बाद तनाव है। एहतियातन मेवात जाने वाली सड़कें और इंटरनेट सेवा बंद करके 1000 से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई। दोनों समुदायों के उपद्रवियों ने गुरुग्राम अलवर हाईवे पर हंगामा और वाहनों में आगजनी की। आरोप है कि ब्रिज मंडल यात्रा में मोनू मानेसर नाम के आरोपी के शामिल होने के बाद एक समुदाय के लोगों ने यात्रा पर पत्थरबाजी की थी। जयपुर से मुंबई जा रही एक्सप्रेस में तैनात रेलवे सुरक्षा बल के जवान ने 57 साल के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टीकाराम मीणा और 3 यात्रियों समेत 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है। यूपी के हाथरस निवासी आरोपी जवान चेतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। मारे गए यात्रियों की पहचान की पुष्टि नहीं हो पाई है। रेलवे इस वारदात की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर चुका है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व रेल मंत्री लालू यादव के परिवार की 6 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इसमें पटना के बिहटा, महुआ बाग, दानापुर की संपत्तियां शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक लालू यादव की बेटी हेमा यादव और बेटे तेजस्वी यादव की दिल्ली की संपत्ति भी जब्त की गई है। पिछले दिनों सीबीआई ने भी लालू यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर संसद में आज भी गतिरोध जारी रहा। राज्यसभा में नियम 176 के तहत चर्चा कराने की कोशिश विपक्षी दलों के शोर के कारण नाकाम रही। इससे पहले राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। कांग्रेस के सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं किया। दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा दिल्ली सेवा बिल मंगलवार को संसद में पेश किया जा सकता है। विपक्षी दलों के नए गठबंधन ने इस बिल का विरोध करने की घोषणा की है। राज्यसभा में बिल पास कराने के लिए सरकार को 120 सांसदों का समर्थन चाहिए। बीजेपी और सहयोगी दलों को मिलाकर अभी 105 सांसदों का ही समर्थन है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार दिल्ली में अफसरों की तैनाती और तबादले से जुड़ा अध्यादेश लेकर आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पुणे में पहले चरण के 2 रूट्स पर मेट्रो सेवा का उद्घाटन करने वाले हैं। इस अवसर पर पीएम मोदी विभिन्न आवास योजनाओं के तहत बने 4000 से अधिक मकान भी लाभुकों को सौंपेंगे और पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के 6400 मकानों की आधारशिला भी रखेंगे। पुणे में प्रधानमंत्री मोदी को तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट की ओर से दिए जाने वाले लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली नगर निगम की मुश्किल बढ़ गई है। डेंगू ब्रीडिंग चेकिंग टीम के कर्मचारियों के संगठन एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी संघ ने 31 जुलाई से हड़ताल की घोषणा की है। दिल्ली में डेंगू के मरीजों की संख्या 1 हफ्ते में दोगुनी हो गई है। अब तक दिल्ली में कुल 243 मामलों का पता चला है, जो 6 साल में सबसे अधिक है। बॉलीवुड अदाकारा जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ दर्ज मानहानि मुकदमे में डांसर नोरा फतेही ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया। नोरा फतेही ने कहा कि सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ चल रहे प्रवर्तन निदेशालय के मुकदमे से उनका कोई संबंध नहीं है। दूसरे की छवि बचाने के लिए मुझे बलि का बकरा बनाया गया। पंजाब के तरनतारण जिले में सीमा सुरक्षा बल और पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान सीमा के पास खेतों से एक संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन और 3 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। बरामद हेक्साकॉप्टर पर पीले टेप से लिपटी 3 किलोग्राम हेरोइन की खेप भेजी गई थी। बरामद हेरोइन की कीमत करीब 21 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मौसम विभाग ने जुलाई से सितंबर के दौरान सामान्य मॉनसून रहने की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि देश में जुलाई के महीने में 13% अधिक बारिश हुई है, जबकि पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जुलाई के महीने में पिछले 122 साल की सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको एक ऐसा बयान सुनवाएंगे जो खुद भी अपने आप में ब्लैक एंड व्हाइट है। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब बिल्कुल स्पष्ट। इसलिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान को आज डिकोड करेंगे जो 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर सकता है। ये बयान काशी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने मस्जिद का बचाव करने वाले मुस्लिम पक्षकारों से कहा है कि उन्हें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि यह एक ऐतिहासिक भूल है और इस पर पहला अधिकार हिंदुओं का है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ज्ञानवापी एक मस्जिद है तो फिर इस मस्जिद की दीवारों पर त्रिशूल
कैसे आया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञानवापी मामले में संवैधानिक पद पर बैठे किसी बड़े नेता का इतना स्पष्ट ब्लैक एंड व्हाइट में ऐसा बयान पहली बार आया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि यह मस्जिद नहीं है, इसे मस्जिद मानना, ज्ञानवापी को मस्जिद मानना एक भूल होगी। और इससे उन्होंने अपनी राय इस पूरे मामले पर बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। पहले आप उनका यह बयान सुनिए। उत्तर प्रदेश के जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए तो यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन पूरे देश में जो दर्शक आज सुन रहे हैं उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि ये बयान जो आज उन्होंने दिया है, ये लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर सकता है। योगी आदित्यनाथ ने आज ये बहुत बड़ा बयान दिया है, बहुत स्पष्ट बयान दिया है, और इसकी दो बड़ी बातें हैं। पहली बात तो उन्होंने साफ साफ ये अपनी राय जाहिर कर दी है कि वो इसे मस्जिद नहीं मानते, ज्ञानवापी को, और तर्क वो ये दे रहे हैं कि इस मस्जिद में त्रिशूल कहां से आया, इसमें ज्योतिर्लिंग कहां से आया, हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं कहां से आईं। इससे ये लगता है, साबित होता है कि यहां पर पहले मंदिर था और मंदिर को तोड़कर फिर यह मस्जिद बनाई गई है। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि जो मुस्लिम पक्षकार हैं उन्हें यह मान लेना चाहिए कि यह एक ऐतिहासिक भूल थी और अब भूल सुधार करने का समय आ चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान ऐसे समय में आया है जब 3 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस बात पर फैसला होना है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे करने की इजाजत दी जाएगी या नहीं। आपको याद होगा, इस पर लगातार विवाद चल रहा है। ASI का सर्वे वहां शुरू होने ही वाला था उस मस्जिद में, और ASI का सर्वे जब हो जाएगा तो फिर अपने आप यह स्पष्ट हो जाएगा कि पहले मंदिर था या पहले मस्जिद थी। लेकिन इस पर मुस्लिम पक्षकार जो हैं वो हाईकोर्ट चले गए, अदालत चले गए, और उनका यह कहना है कि यह सर्वे ASI का इस मस्जिद में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे मस्जिद की पवित्रता भंग हो जाएगी और इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आज हम आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर निकाल कर लाए हैं जो ज्ञानवापी मस्जिद की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो कुछ कहा है उसमें कितनी सत्यता है, क्या वो सही कह रहे हैं या वो गलत कह रहे हैं, आज हम निष्पक्ष रूप से कुछ साक्ष्य आपके सामने लेकर आए हैं, और फिर आप तय कीजिएगा कि इतिहास क्या कहता है। इस मस्जिद के बाहर का जो ढांचा है और ऊपर जो गुंबद बनी हुई है उसमें इस्लामिक वास्तुकला दिखाई देती है, लेकिन मस्जिद की जो पश्चिमी दीवार है वो मस्जिद के मूल ढांचे से मेल नहीं खाती, पूरी तरह अलग है। इस दीवार पर ऐसे स्तंभ बने हुए हैं जिन्हें देखकर कोई भी ये कह सकता है कि यह दीवार मस्जिद की हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस दीवार पर इस प्रकार की वास्तुकला है जो प्राचीन मंदिरों में हुआ करती थी, और इस दीवार पर हिंदू कलाकृतियां भी बनी हुई हैं। इसलिए अब आप खुद सोचिए, ये मस्जिद है तो फिर इसकी एक दीवार मस्जिद के ढांचे से पूरी तरह अलग क्यों है, मेल क्यों नहीं खाती। आज हमने आपके लिए कुछ और तस्वीरें भी निकाली हैं जो उस वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान लीक हुई थी जब अदालत द्वारा बनाई गई एक कमेटी ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने का सर्वे किया था। उस समय ये तस्वीरें और इस सर्वे की एक रिपोर्ट मीडिया में लीक हो गई थी, जिसमें 3 बड़ी बातों का जिक्र किया गया था। पहला, सर्वे के दौरान मस्जिद की दीवारों और अन्य पत्थरों पर ऐसी कलाकृतियां मिली थीं जो प्राचीन मंदिर की दीवारों पर अंकित थी। इनमें दीवारों पर त्रिशूल, डमरू, स्वास्तिक चिन्ह, पान के पत्ते, फूल, कमल, घंटी, कलश और हाथी की सूंड की टूटी हुई कलाकृतियां मिली थी। और ये तस्वीरें आप भी इस समय अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ये सारी तस्वीरें हिंदू संस्कृति की सूचक हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो ये कि मस्जिद परिसर में गुंबदों पर शिखरनुमा आकृति मिली थी, जिसे शंकुकार स्ट्रक्चर का हिस्सा माना जाता है। पुराने दस्तावेजों और लेखों में यह बताया गया है कि प्राचीन मंदिर के ऊपर जो शिखर था वो इसी स्ट्रक्चर पर आधारित था। और तीसरा, मस्जिद के वजू खाने में जो शिवलिंग के आकार का पत्थर मिला था उसमें एक छेद था, और यह छेद इस पत्थर के बीचों बीच था, जिसकी गहराई लगभग 63 सेंटीमीटर बताई गई थी। और तब मस्जिद की देखरेख करने वाली कमेटी इस पत्थर को फव्वारा बता रही थी, लेकिन सर्वे के दौरान
वो इसे फव्वारे के रूप में चालू करके नहीं दिखा पाई। इस्लाम धर्म में 5 सिद्धांतों का उल्लेख है, जिनमें शहादा है, सलात है, ज़कात है, हज और रमजान का रोजा है, लेकिन इसमें प्रतीक चिन्हों का उल्लेख नहीं है। ये जितनी भी कलाकृतियां हैं, ये हिंदू धर्म में आस्था का प्रतीक है और हिंदू धर्म में इनकी पूजा होती है और ज्यादातर मंदिरों में आपको दीवारों पर ये सारे प्रतीक चिन्ह मिल जाएंगे, लेकिन आपको मस्जिदों में ये प्रतीक चिन्ह कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर मस्जिद की दीवारों पर त्रिशूल है तो इससे कहीं ना कहीं यह आधार जरूर बनता है कि यहां मस्जिद के स्थान पर पहले मंदिर रहा होगा। और आज इसी मुद्दे पर, इसी के बारे में योगी आदित्यनाथ ने अपना बयान दिया है। इस पूरे विवाद को लेकर मुस्लिम पक्ष की 3 बड़ी दलीलें हैं। पहली दलील यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किसी मंदिर को तोड़कर नहीं हुआ। देखिए, यहां पर बड़ी बात यह है कि जब राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मुद्दा आया था, तब भी उन्होंने यही कहा था कि राम मंदिर को तोड़कर यहां पर बाबरी मस्जिद नहीं बनाई गई, बाबरी मस्जिद तो पहले से ही थी। और इस मामले में भी मुस्लिम पक्षकार यही कह रहे हैं। दूसरा, मुगल बादशाह औरंगजेब ने काशी में प्राचीन मंदिर को नहीं तोड़वाया था, ध्वस्त नहीं करवाया था, उनका यह भी कहना है। और तीसरा पॉइंट उनका यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद काशी में हजारों वर्षों से है। यानी ये वो 3 दलीलें हैं जो ज्ञानवापी मस्जिद के पक्ष में दी जा रही है, लेकिन तथ्यों और सबूतों के आधार पर इन तीनों ही दलीलों की पुष्टि नहीं होती, बल्कि इसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद का नाम भी हिंदू धर्म से ही प्रेरित माना जाता है, ज्ञानवापी। ज्ञानवापी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है ज्ञान, जो कि आप समझ ही गए होंगे, और दूसरा शब्द है वापी, और वापी का मतलब होता है तालाब, यानी ज्ञान का तालाब। ऐसा माना जाता है कि इस मस्जिद के स्थान पर पहले एक तालाब हुआ करता था, जिसकी वजह से जब यहां मस्जिद बनाई गई तब इसे ज्ञानवापी कहा गया। लेकिन दूसरी तरफ एक तथ्य यह भी है कि हिंदू धर्म में पुराणों में जिन 6 वापियों यानी 6 तालाबों का जिक्र किया गया है, उनमें ज्ञानवापी भी शामिल है। इसके अलावा ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण वर्ष 1669 के बाद हुआ था, लेकिन ऐसे कई सबूत और प्राचीन नक्शे हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इसी स्थान पर प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर मौजूद था और इसका उल्लेख महाभारत काल में भी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब 5 पांडव अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहते थे, क्षमा चाहते थे, मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे, तब वो भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए काशी के इसी प्राचीन मंदिर में आए थे। यह अलग बात है कि भगवान शिव तब उन्हें यहां मिले नहीं और इसके बाद जो पांडव हैं वो अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए केदारनाथ गए थे। महाभारत काल 5000 वर्ष पुराना है और इस्लाम धर्म 1400 वर्ष पुराना है। अगर हम ये मान लें कि इस्लाम धर्म की स्थापना के तुरंत बाद ही काशी में ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हो गया था, तब भी इसके हिसाब से काशी में मंदिर उससे भी हजारों वर्ष पुराना रहेगा। काशी में मंदिर और मस्जिद से जुड़ी जितनी भी तस्वीरें, नक्शे और जानकारियां उपलब्ध हैं, उनमें मस्जिद के स्थान पर मंदिर होने की पुष्टि की गई है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश लाइब्रेरी में इस पर एक पूरा लेख है और वर्ष 1834 में बनाया गया एक चित्र है जिसमें मस्जिद की पश्चिमी दीवार प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर की बताई गई थी और यह लिखा गया था कि पश्चिमी हिस्से से देखने पर ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद की तरह दिखती ही नहीं है, मस्जिद जैसी लगती नहीं है। इसके अलावा 200 वर्ष पुराना एक नक्शा भी है जिसमें दिखाया गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद प्राचीन मंदिर के परिसर में बनी हुई है और जो मौजूदा काशी विश्वनाथ मंदिर है उसका निर्माण वर्ष 1780 में मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था और इसी आधार पर मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि मंदिर तो वर्ष 1780 में बना और मस्जिद का निर्माण वर्ष 1669 के बाद हुआ। आज मैं आपके लिए कुछ और दस्तावेज भी लेकर आया हूं और ये दस्तावेज हमने उस पुस्तक से लिए हैं जिसे मासिर आलमगिरी कहते हैं और यह वही पुस्तक है जिसमें मुगल शासक औरंगजेब के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक की एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है और इस पुस्तक के पेज नंबर 51 और 52 पर क्या लिखा है मैं आपको बताता हूं। इसमें लिखा है कि औरंगजेब ने ही काशी के प्राचीन मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था
और जब यह मंदिर तोड़ दिया गया तब भी उस समय इसकी जानकारी औरंगजेब को बाकायदा औपचारिक रूप से दी गई थी। अब पढ़कर आपको बताता हूं कि इस पुस्तक में क्या लिखा है। उसकी एक कॉपी मेरे पास है, देखिए, मासिर आलमगिरी, ये मैं यहां लेकर आया हूं और अब आपके लिए मैं कुछ 2 लाइन इसमें पढ़कर बताता हूं। तो इसमें लिखा है, द लॉर्ड चेरिशर ऑफ द फेथ लर्न्ड दैट इन द प्रोविंसेस ऑफ बनारस the Brahman misbelievers used to teach their false books in their established schools, and that admirers and students, both Hindu and Muslim, used to come from great distances to these misguided men in order to acquire this vile learning. His Majesty, eager to establish Islam, issued orders to the governors of all the provinces to demolish the schools and temples of the infidels, and with the utmost urgency put down the teaching and public practice of the religion of these misbelievers. साफ साफ तो इसमें लिखा है कि जो हिंदू धर्म को पढ़ाने वाले स्कूल थे और जो मंदिर थे उन्हें नष्ट करने का आदेश दिया गया था, क्योंकि वो ऐसा सोचते थे उस समय का जो प्रशासन था कि ये काफिरों के स्कूल हैं और ये सब लोग काफिर हैं और इन्हें नष्ट कर देना चाहिए। अच्छा, जब ये सारे मंदिरों को नष्ट कर दिया गया तो उसके बाद औरंगजेब को बाकायदा इसकी जानकारी दी गई। इसमें लिखा है, ऑन थर्सडे द 2 सितंबर 1669, 2 सितंबर 1669 तिथि दी गई है इसके अंदर, और लिखा है, it was reported that according to the emperor's command his officers had demolished the temple of Vishwanath at काशी। बाकायदा इसमें लिखा है। वर्ष 1991 में जब देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, तब संसद में एक कानून लाया गया था जिसे द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं, और इस कानून के तहत तब यह प्रावधान बनाया गया कि देश में जिन स्थानों पर जो धार्मिक स्थल 15 अगस्त 1947 को मौजूद थे, उन स्थानों पर धार्मिक स्थलों की यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी और सिर्फ अयोध्या के मामले को ही इसमें अपवाद माना जाएगा। ये जो एक्ट है, ये जो कानून है, ये आप सब के लिए समझना बहुत ही आवश्यक है। इसका मतलब ये है कि जब हम आजाद हुए 1947 में, हमारे जितने भी इस तरह के धार्मिक स्थल हैं, सबकी यथास्थिति को बरकरार रखा जाएगा। यानी अगर कहीं किसी मंदिर को तोड़कर अब वहां पर मस्जिद है तो उसकी यथास्थिति बरकरार रहेगी, और किसी दूसरी धार्मिक स्थल को तोड़कर कुछ और बना दिया गया है तो उसकी जो यथास्थिति है वो बरकरार रखी जाएगी, और एक ही अपवाद होगा और वो होगा राम मंदिर और बाबरी मस्जिद। सिर्फ उस पर सरकार विचार करेगी, अदालत में वो मामला चलेगा, और अब आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट से उस पर फैसला हो चुका है। उस समय बीजेपी ने इस कानून का जबरदस्त विरोध किया था, लेकिन क्योंकि लोकसभा में तब बीजेपी के पास सिर्फ 120 सांसद ही थे और राज्यसभा में भी उसके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं थी, और बहुत सारी पार्टियां इस कानून के तहत मुस्लिम तुष्टीकरण करना चाहती थी, इसलिए तब यह कानून पास हो गया। लेकिन आज केंद्र में और उत्तर प्रदेश में दोनों जगह बीजेपी की ही सरकार है, तो पार्टी वही दोहरा रही है जो उसने इस कानून के पास होने के समय अपनी बात कही थी। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है, बीजेपी का भी मानना है, कि इस तरह की जो नाइंसाफी है, यानी ऐतिहासिक भूलें हैं, ये बहुत सारे मंदिरों पर हुई है, और भारत में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जिन्हें नष्ट करके उन पर मस्जिद बना दी गई, और लोग ये चाहते हैं कि अब उन्हें वापस दोबारा मंदिर बनाया जाए और ये बात स्वीकार की जाए कि ये भूल हुई थी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बीजेपी काशी में मस्जिद की जगह मंदिर होने की बात कहकर 1991 में बने इस कानून का अपमान कर रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, जो 15 अगस्त 1947 को जिस समुदाय की मस्जिद थी, मंदिर थी, बौद्ध समाज की थी, ईसाई सिखों की, वो रहेगी। अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर कई बौद्ध समाज के प्लेसेस ऑफ वर्शिप को बदल दिया गया 47 से पहले। आंध्रा डिस्ट्रिक्ट में जाइए आप, वहां पर है आज भी, क्या करेंगे वो? उसको भी चेक कराएंगे क्या? उनको पढ़ना चाहिए कि स्वामी विवेकानंदा ने उड़ीसा के एक बहुत बड़ी मंदिर के बारे में क्या कहा था।
आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां पर दबाना चाहते हैं। तो ये सिर्फ इनकी कम्युनल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है और एक जुडिशियल इनका जो है ये उसको क्या बोलेंगे आप, जुडिशियल ओवररीच है इनका, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। उन्होंने जो बयान दिया है वो एक योगी, एक पुजारी के हैसियत से बयान दिया है, एक पक्ष का समर्थन किया है। ये दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री कानून की राज की पैरोकारी न करके अपनी इच्छाओं, अपनी धार्मिक आस्थाओं की बुनियाद पर बयान देते हैं। देश क्या धार्मिक इच्छाओं, आस्थाओं और एक वर्ग विशेष की अपनी अभिलाषाओं से चलेगा। निचली अदालत के फैसले के तहत ज्ञानवापी मस्जिद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को सर्वे करने की इजाजत मिल गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अभी यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है और इस पर फैसला अब 3 अगस्त को होगा और 3 अगस्त को यह तय होगा कि इस मस्जिद में एएसआई की टीम प्रवेश करके वहां सर्वे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर एएसआई की टीम वहां जाती है और सर्वे कर पाती है तो फिर यह साबित हो जाएगा कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। लेकिन आज हम यहां आपसे एक और बात कहना चाहते हैं। भारत में अयोध्या की तरह काशी में मंदिर और मस्जिद का विवाद कई दशकों से चला आ रहा है और इस मस्जिद में जो त्रिशूल और दूसरी हिंदू कलाकृतियां हैं, ये प्रमाण बताते हैं कि यहां पहले प्राचीन मंदिर हुआ करता था। लेकिन इसे लेकर अभी भारत के हिंदू और मुसलमानों के बीच एक धार्मिक तनाव बना हुआ है और इससे आपसी सौहार्द को नुकसान पहुंच रहा है। ठीक वैसे ही जैसा बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मामले में दशकों तक चलता रहा। आप याद कीजिए, जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मामला था वो दशकों तक चुनाव का इतना बड़ा मुद्दा बना रहा, दशकों तक उस पर दंगे होते रहे, सांप्रदायिक तनाव ऐसे ही फैला रहा और किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि इसका कभी कोई निपटारा होगा। लेकिन ये बात सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, जिसमें राम मंदिर की जीत हुई। अब ये जो सौहार्द है भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच, इस सौहार्द को बनाए रखने की जिम्मेदारी दोनों ही धर्मों के लोगों की बराबरी की बनती है, हिंदुओं की भी है और मुसलमानों की भी है। और हमें लगता है कि जब मुस्लिम पक्ष ये जान रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में प्राचीन मंदिर होने के सबूत हैं, तो मुस्लिम पक्ष को कानूनी लड़ाई लड़ने की बजाय इतिहास में जो पुरानी गलतियां हुई हैं उसे सुधारने के लिए आगे आना चाहिए। भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक माने जाते हैं, लेकिन आबादी के लिहाज से दुनिया में मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी भारत में रहती है। दुनिया में सबसे ज्यादा 24 करोड़ मुसलमान इंडोनेशिया में रहते हैं और दूसरे नंबर पर भारत है, जहां लगभग 19 करोड़ मुसलमान रहते हैं। यह संख्या इससे अब ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि यह पुरानी जनगणना पर आधारित है। भारत में हिंदुओं के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक आबादी है वो मुसलमानों की है। यह बात शायद आप कभी गौर नहीं करते होंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी आबादी है भारत में धर्म के आधार पर, वो मुसलमानों की है। इसलिए आज भारत के मुसलमानों के पास एक बार फिर से यह दूसरा मौका है कि वो इस मामले को कानूनी लड़ाई का विषय न मानकर, सांप्रदायिक तनाव का विषय न मानकर आपसी सौहार्द का परिचय देते हुए उस ऐतिहासिक भूल को स्वीकार कर लें जो मुगलों के समय हुई थी। इससे हिंदू और मुसलमानों में भाईचारा बढ़ेगा और विश्वास और बढ़ेगा। तो आज हमारे देश के मुस्लिम पक्ष के पास एक बहुत बड़ा ये मौका है। पहला मौका उनके पास राम मंदिर के दौरान आया था। उस समय अगर जो मुस्लिम पक्षकार हैं उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाया होता और उस समय अगर उन्होंने ये कह दिया होता कि हम ये मानते हैं कि ऐतिहासिक भूल हुई है और हम इस पर अपना दावा छोड़ते हैं और हमारे हिंदू भाइयों के लिए राम मंदिर उन्हें देते हैं, इस पर कोई आपसी विवाद की गुंजाइश नहीं है, तो आप सोचिए भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच कितना सौहार्द अब तक पैदा हो चुका होता। खैर, उस मौके का फायदा नहीं उठाया गया। अब यह दूसरा मौका है जब मुस्लिम पक्षकार अगर ऐसा करें तो हमें ऐसा लगता है कि भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच बहुत सौहार्द पैदा होगा। और एक बार जब एक पहल मुस्लिम पक्ष द्वारा की जाएगी, उसके बाद जो हिंदू पक्ष है, जब आप बातचीत की टेबल पर बैठते हैं और आप डिलीवर करते हैं, तो एक अगर मुद्दा जो है अगर मुस्लिम पक्षकार छोड़ रहे हैं
तो मुझे पूरा यकीन है अगर हिंदू पक्षकारों की तरफ से भी और कोई ऐसा मुद्दा होगा तो वो भी इस सौहार्द के लिए उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। और भारत जैसा जो विशाल देश है, जहां सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, अगर दोनों को एक साथ रहना है और एक साथ इस राष्ट्र में सौहार्द के साथ रहना है और इसे मिलकर एक राष्ट्र बनाना है, तो ये एक बहुत अच्छा फॉर्मूला हो सकता है। इतिहास में ना आज के लोग, ना मुस्लिम पक्षकार थे, ना हिंदू पक्षकार थे। ये गलतियां ना इन्होंने की है ना उन्होंने की है। जिसने की है वो तो आज यहां है नहीं। इसलिए मान लेना चाहिए कि इतिहास में जो गलतियां हुई हैं, अब हम उन गलतियों की सजा एक दूसरे को न दें, क्योंकि अब हम आपको लेकर चल रहे हैं दिल्ली के पास हरियाणा के नूह जिले में, जिसे आप मेवात क्षेत्र भी कहते हैं। वहां आज हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच, कुछ लोगों के बीच सांप्रदायिक हिंसा हुई और यह हिंसा इतनी बढ़ गई कि पुलिस को इस जिले की सारी सीमाएं सील करनी पड़ी और अब कोई इस जिले में प्रवेश नहीं कर सकता और कुछ इलाकों में तो खुद पुलिस भी नहीं जा सकती। नूह वही जिला है जिसे पहले मेवात कहा जाता था और इस हिंसा में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और कई गाड़ियों को भी इस हिंसा में आग लगा दी गई और सरकारी संपत्ति को भी इसमें काफी नुकसान पहुंचाया गया है। इस खबर से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट यह है कि हिंसा और तनाव को देखते हुए नूह में इंटरनेट सेवा और मोबाइल SMS सेवा 2 अगस्त तक के लिए तत्काल रोक दी गई है और जिन इलाकों में तनाव है वहां धारा 144 लागू की गई है। देखिए, ये जो मोबाइल और इंटरनेट पर रोक लगाने की जो बात है, इससे पहले हम कश्मीर में सुना करते थे, फिर हमने ये मणिपुर में सुनी, लेकिन अब सोचिए दिल्ली के इतने करीब, दिल्ली से मुश्किल से 100 किलोमीटर की दूरी पर यह इलाका है और आज वहां पर इंटरनेट बंद करना पड़ा है। यह हिंसा उस शोभा यात्रा के दौरान हुई जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदू संगठनों द्वारा निकाली जा रही थी, जिसमें शोभा यात्रा में शामिल लोग मेवात के एक शिव मंदिर तक ये यात्रा निकालकर वहां जलाभिषेक करने वाले थे और यह शोभा यात्रा पुलिस द्वारा बताए गए रूट से ही निकाली जा रही थी। तो यानी पुलिस ने एक रूट निश्चित कर दिया था और उसी रूट से ये लोग जा रहे थे, लेकिन आरोप है कि इस दौरान नूह जिले में यह फेक न्यूज फैला दी गई कि मोनू मानेसर नाम के जिस व्यक्ति ने गौ तस्करी के शक में नासिर और जुनैद नाम के 2 मुस्लिम युवाओं की हत्या करवाई थी, वो आरोपी भी इस शोभा यात्रा में शामिल होने वाला है। यह फेक न्यूज थी, जिसके बाद इसके विरोध में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने इस शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया और इस हिंसा के दौरान कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। लेकिन यह हिंसा जिस खबर की वजह से फैली, वो खबर झूठी खबर थी, वो एक फेक न्यूज थी। मेवात जो क्षेत्र है, इसमें 80% मुसलमान रहते हैं और हिंदुओं की आबादी यहां सिर्फ 20% है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पर हिंदू जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं, वो माइनॉरिटीज में है। यानी दिल्ली के पास इस जिले में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं और क्योंकि इस जिले में एक खास धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए इसकी वजह से बहुत सारे इलाकों में वहां पुलिस के लिए भी जाना मुश्किल होता है और अगर पुलिस जाती भी है तो भी कई बार पुलिस पर गांव के ही लोग पथराव करते हैं, जिससे यह जिला साइबर अपराधियों के छिपने की भी एक जगह बन चुका है। ये जो मेवात का इलाका है, ये अपराध के लिए मशहूर है और साइबर अपराध के लिए अब धीरे धीरे और मशहूर होता जा रहा है और यहां से संदिग्ध आतंकवादियों को भी गिरफ्तार पहले किया जा चुका है। तो भारत को नुकसान पहुंचाने वाली, भारत को तोड़ने वाली, समाज को नुकसान पहुंचाने वाली अपराध की जितनी भी गतिविधियां हैं, वो सब इस मेवात क्षेत्र में होती है और अब भी इस हिंसा के बाद पुलिस के लिए इस जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसकी वजह से पुलिस ने इस जिले की सीमाओं को ही अब सील कर दिया है। इस समय मैं मानेसर में हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं स्टोन पेल्टिंग पथराव शुरू हो चुका है। ये पथराव जो हो रहा है 2 कम्युनिटीज के बीच हो रहा है। आप देख सकते हैं उस तरफ कितनी जोरों से पत्थर फेंके जा रहे हैं, गाड़ियों की तरफ, लोगों की तरफ, और लोग इस तरफ भाग रहे हैं। हरियाणा पुलिस के कुछ जवान थे जो अभी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लोग अभी भी रिटेलिएट कर रहे हैं, पत्थर उठा के उस तरफ मार रहे हैं, रिटेलिएशन कर रहे हैं।
इस समय मैं नूह में हूँ, मेवात में हूँ। यहाँ से यात्रा निकाली जा रही थी। यात्रा के निकलते ही जैसे ही यात्रा मेवात की तरफ पहुंचती है, पत्थरबाजी की घटना देखी जाती है, जिसमें बहुत सारी गाड़ियां जो हैं वो टूट जाती हैं, शीशे टूट जाते हैं। इसमें देखा गया कि कई लोगों को गंभीर चोट भी आई। तो हमारे साथ एक ऐसे ही चोटिल व्यक्ति हैं जो यात्रा से जा रहे थे। तो सर, कैसे हुआ सब कुछ? तो सर बस से जा रहे थे, ऊपर से ही छत के ऊपर से, बसों के ऊपर, मोटरसाइकिल गाड़ियों के ऊपर पथराव होने लगा, जिससे हम हमारा बचाव करके गाड़ियां पीछे भी लगाई, लेकिन बहुत सारी गाड़ियां की लंबी लाइन थी। आगे वो जाने नहीं दे रहे थे, आगे से ही पत्थर बरसा रहे थे एकदम। पता नहीं, बिल्कुल आराम से जा रहे थे, कोई किसी प्रकार का माहौल नहीं था, कोई गुंडागर्दी वाला। एकदम ही पत्थर आए हैं ऊपर से, छतों पे से, आगे से लठ आने लगे, पत्थर आने लगे जोर जोर से। 16 में भी कुछ लोगों ने पथराव करने की कोशिश करी थी, उसमें भी अभी स्थिति अंडर कंट्रोल है। और हम बाकी गुड़गांव में भी पूरी पुलिस पूरे तरीके से तैनात है और सोशल मीडिया की प्रॉपर मॉनिटरिंग चल रही है। तो मैं सभी गुड़गांव वासियों से अपील करूंगा कि वो लोग भी मतलब पूरा अपना पेशेंस रखें और अपना पूरा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को नहीं बिगड़ने दें और कोई भी इस तरीके से अफवाह में बिलीव नहीं करें। हमारा प्राइमरी जो उद्देश्य है वो है वहाँ पर शांति कायम करना और ये जो वहाँ पर हालात हो रहे हैं उसको कंट्रोल करना। हम अपनी फोर्स को भेज रहे हैं कि भाई अगर कहीं कोई लोग घिरे हुए हैं या लोगों को रोका गया है तो वहाँ पर स्थिति को नियंत्रण नहीं किया जाए। और हमने मेवात का इंटरनेट भी बंद कर दिया ताकि लोग अफवाहें ना फैलाएं। और मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि वहाँ पर शांति बहाल करें। ये जो इलाका है मेवात का, जैसा मैं आपको बता रहा था, अपराध के लिए जाना जाता है, सांप्रदायिक तनाव के लिए जाना जाता है। ये इलाका दिल्ली से, देश की राजधानी से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है, सोचिए। और 100 किलोमीटर की दूरी पर जब आप यहां पर जाएंगे तो शायद आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी अलग देश में आ गए हैं। दूसरी बात, ये इलाका दिल्ली के पास गुरुग्राम से सिर्फ 60 से 65 किलोमीटर दूर है। गुरुग्राम वो जगह है जहां पर दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों के दफ्तर हैं। और गुरुग्राम को ऐसा इलाका जाना जाता है जहां, जैसा मैंने आपको बताया, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां यहां से ऑपरेट करती हैं। और उस जगह से सिर्फ 60 से 65 किलोमीटर दूर एक अलग दुनिया बसी हुई है। अपराध की दुनिया है, सांप्रदायिक तनाव की दुनिया है। और ये वो दुनिया है जिसमें भारत की पुलिस भी प्रवेश करने में कई बार सोचती है। और ये जो पूरा यहां का जो ताना बाना है, इतने वर्षों में, इतने दशकों में, सब जानते हैं कि मेवात में क्या होता है। सब जानते हैं कि मेवात का, अगर आप वहां किसी गांव के अंदर जाएंगे तो उनका अपना कानून है, उनके अपनी व्यवस्था है जिसमें ना पुलिस दखल दे सकती है, ना बाहरी कोई और व्यक्ति दखल दे सकता है। लेकिन तब भी ना तो हरियाणा की सरकार आज तक मेवात का कुछ बिगाड़ पाई, मेवात को ठीक कर पाई, और ना ही हरियाणा की पुलिस मेवात को ठीक कर पाई, वहां पर कानून और व्यवस्था लागू कर पाई। जबकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, और एक बार नहीं, दो टर्म से बीजेपी की सरकार है हरियाणा में। लेकिन ये जो मेवात नाम का जो क्षेत्र है, ये हरियाणा में बीजेपी की सरकार के काबू में नहीं आया है अभी तक। पिछले 2 दिनों में अलग अलग राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं, और इन घटनाओं की एक बड़ी वजह यह है कि अब लोग सौहार्द के सिद्धांत को समझना ही नहीं चाहते। अब हर समुदाय दूसरे समुदाय से भाईचारे और सौहार्द की उम्मीद करता है, लेकिन खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं दिखाता। आप दिल्ली की ये तस्वीरें देखिए जहां 29 जुलाई को मुहर्रम के जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी और भीड़ ने दिल्ली पुलिस के बताए रूट से अलग जाकर दूसरे रूट से जुलूस निकालने की कोशिश की, और जब पुलिस ने इन्हें रोका तो फिर इन लोगों ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। और यहां बात सिर्फ एक घटना की नहीं है, यहां आपको यह समझना है कि यह घटना किसी देश के दूर दराज इलाके में नहीं हो रही, यह घटना दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली में हो रही है। और भारत की राजधानी दिल्ली की जो दिल्ली पुलिस है, जिसे देश के सबसे अच्छे पुलिस बलों में माना जाता है, काबिल और प्रोफेशनल पुलिस बलों में माना जाता है, वो पुलिस बल जो है वो इन लोगों से यहां सड़कों पर मार खा रहा है। और ये दिल्ली की तस्वीरें हैं, अब आप देख सकते हैं। जब दिल्ली में यह हाल है तो बाहर बाकी देश में क्या होता होगा।
अब दूसरी तस्वीर दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां कावड़ियों पर लाठीचार्ज हुआ था कल, क्योंकि ये लोग उस रास्ते से बड़े बड़े स्पीकर्स पर गाने बजाते हुए कावड़ यात्रा निकालना चाहते थे, डीजे के साथ जाना चाहते थे, जहां से मुहर्रम का जुलूस निकलना था। यानी रास्ता एक ही है, वहीं से मुहर्रम का भी जुलूस निकलना है और वहीं से कावड़ियों को भी अपना जुलूस निकालना है। और कावड़िए ये चाहते थे कि वो अपना डीजे साथ लेकर जाएं, जिसमें वो अपना भजन बजाते हुए चलें। इस बात को लेकर जब विवाद बढ़ा तो जिले के एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने कावड़ियों को इसकी इजाजत नहीं दी और उन्होंने सांप्रदायिक हिंसा को होने से पहले ही रोक लिया, लेकिन बाद में उनका ट्रांसफर कर दिया गया और कावड़ियों पर लाठीचार्ज करने के लिए एक एसएचओ और 2 अन्य पुलिस अधिकारियों को भी बाद में निलंबित कर दिया गया। ये वो पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने कावड़ियों पर लाठीचार्ज किया, कावड़ियों को आगे अपनी शोभा यात्रा निकालने से रोक दिया और उसके बाद नतीजा यह हुआ कि इनका ट्रांसफर कर दिया गया। नाम प्रभाकर चौधरी, 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी, 8 साल में 15 जिलों की कमान संभाली, 18 बार तबादला हो चुका है, आधे घंटे में शहर का तनाव संभाला, 4 घंटे में ट्रांसफर हो गया। उत्तर प्रदेश के ये वो आईपीएस अधिकारी जिनकी चर्चा यूपी से लेकर देश भर के सोशल मीडिया में हो रही है। क्यों हो रही है? इसीलिए ये कहानी आपको ध्यान से देखनी जरूरी है। उत्तर प्रदेश का बरेली जिला, जहां रविवार को कांवड़ यात्रा बड़े बड़े डीजे लेकर निकलती है, पुलिस इसे रोककर पहले समझाने की कोशिश करती नजर आती है। दावा होता है कि गैर परंपरागत इलाके से जानबूझकर कांवड़ यात्रा निकालने की कोशिश करने पर अड़े लोग जब पुलिस की भी नहीं सुनते हैं तो हल्का बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज किया जाता है। लोगों को उस इलाके से कांवड़ यात्रा निकालने से पुलिस रोकती है, जहां आगे आशंका होती है माहौल बिगड़ने की। ये तस्वीरें उसी लाठीचार्ज, जिसके बाद दावा हुआ कि बरेली का माहौल तो नहीं बिगड़ने दिया गया, लेकिन बरेली के एसएसपी का ट्रांसफर हो गया। गैर परंपरागत तरीके से अगर निकलेगा तो फिर आगे के लिए भी और भी समस्याएं आएंगी। काफ़ी समझाया गया, लगभग 4 घंटे, लोग नहीं माने। उसके बाद फिर ये एग्रेसिव होने लगे, पीछे डीजे करके बहुत ही अभद्रता और सारी चीज़ें करना शुरू कर दिए। और उसमें जो है किसी ने कुछ ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि उनके पास कुछ अवैध वेपन भी थे, कट्टा भी था किसी के पास, ऐसी सूचना मिली। उसके बाद ये निर्णय लिया गया और इन पर हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया। हम इसमें कठोर धाराओं में मुकदमा लिख रहे हैं कि गैर परंपरागत तरीके से माहौल को खराब करने के लिए इस तरह का प्रयास किया गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली को तनाव और हिंसा से बचाने के लिए दावा है कि जिन अधिकारी की तारीफ होनी चाहिए, 4 घंटे के भीतर उन एसएसपी प्रभाकर चौधरी को बरेली से हटा दिया गया। आईपीएस प्रभाकर चौधरी का तबादला करके 32वीं वाहिनी पीएसी में सेना नायक बना दिया गया। लगभग 4 घंटे लोग इसे कहते हैं शंट करना, किनारे कर देना। इसी के बाद सवाल पूछा जाने लगा, क्या ईमानदार अफसर को शहर की शांति के लिए लाठी चलवाने की सजा मिली? सीधा सा मैसेज है, फोर्स डिप्लॉय थी, लोगों को समझाया गया, ऑलरेडी पहले से फोर्स थी। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, लेकिन अगर कोई भी जबरदस्ती या गैर परंपरागत या जिद करने की कोशिश करेगा तो हम उसको कठोरता से निपटेंगे। ट्रेनिंग के कार्यकाल को हटा दें तो 2015 से 2023 8 साल के करियर में प्रभाकर चौधरी का 18 बार तबादला हो चुका है। जिस अफसर की पहचान शहर की कानून व्यवस्था संभालने के लिए चर्चित रही हो, उन्हीं को अब शहर संभालने के बाद शहर से दूर करने की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है, भारत एक सुपर पावर बनना चाहता है, भारत समृद्ध बनना चाहता है। लेकिन भारत को एक ऐसे भाईचारे की जरूरत है जिसमें भाई हो और कोई बेचारा ना हो। ऐसे भाईचारे की जरूरत है जिसमें भाई तो सब हैं, लेकिन वो नफरत में एक दूसरे को अपना चारा बना लेते हैं। इसलिए ये जो भाईचारा है, इसके मायने को हमें समझना होगा और हमें यह देखना होगा कि कितनी बड़ी आबादी आज भी हमारे देश की सांप्रदायिक हिंसा में, सांप्रदायिक तनाव में अपना समय बर्बाद कर रही है। अब हम आपको घर बैठे ही अंतरिक्ष की यात्रा पर लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे कि जिस तरह सड़कों पर ट्रैफिक जैम लगता है, वैसी ही स्थिति अब अंतरिक्ष में भी हो रही है।
अंतरिक्ष अब एक ऐसे डस्टबिन में तब्दील होता जा रहा है जिसमें कचरा ही कचरा भरा है। आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में तैरने वाले हजारों सैटेलाइट्स जब निष्क्रिय हो जाते हैं, जब बेकार हो जाते हैं, तो उनका क्या होता है? आज हम आपको अंतरिक्ष के इसी कचरे पर एक विस्तृत रिपोर्ट दिखाने वाले हैं जो आपका ज्ञानवर्धन करेगी। लेकिन उससे पहले आपको इसरो की एक नई सफलता के बारे में बताते हैं। आज हमने आपको जो भी बताया सब खराब ही हो रहा था। सब जगह सांप्रदायिक हिंसा है, तनाव है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप है। लेकिन इस देश में कुछ ऐसा है जो अच्छा भी हो रहा है। और अच्छा कौन कर रहा है? हमारे देश के वैज्ञानिक चुपचाप अपना काम कर रहे हैं और उनकी बातें कभी आप तक सामने नहीं आती, क्योंकि वो अखबारों में उनके बारे में छपता नहीं, उनकी तस्वीरें नहीं आती और वो विवादों से अपने आप को दूर रखते हैं। लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए आप ये रिपोर्ट देखिए। इसरो का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे PSLV C56 रॉकेट कहते हैं, ये सिंगापुर के 7 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित करने में सफल हो गया है। सिंगापुर ने इन सैटेलाइट्स को विकसित करने में काफी मेहनत की थी और आपके लिए गर्व की बात है कि इन सैटेलाइट्स, ये जो सैटेलाइट्स हैं, ये हैं तो मेड इन सिंगापुर, इन्हें सिंगापुर ने बनाया है, लेकिन इन्हें लॉन्च करने के लिए भारत के इसरो का इस्तेमाल किया गया है। यानी सिंगापुर अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च कराने के लिए भारत में आया और इसरो ने उनके सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। अब तक इसरो दूसरे देशों के 424 सैटेलाइट्स सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका है और अब ब्रिटेन, यूरोप और सिंगापुर जैसे विकसित देश भी अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए भारत के इसरो के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे भारत को जबरदस्त फायदा हो रहा है। और भारत इस जो पूरा ये जो स्पेस मिशन है, इसमें एक बड़े प्लेयर के तौर पर उभर कर आ रहा है। इसी साल मार्च के महीने में इसरो ने ब्रिटेन की OneWeb कंपनी के 36 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया था और OneWeb के साथ हुई डील से इसरो को 1000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। यानी जो ब्रिटेन एक जमाने में भारत को सपेरों का देश कहता था, आज उसी ब्रिटेन की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने स्पेस मिशन के लिए इसरो पर निर्भर हो रही है। ये कितने गर्व की बात है किसी भी भारतीय के लिए। भारत के लिए इससे भी बड़ी सफलता यह है कि हम अंतरिक्ष की दुनिया में क्रांति लाने के साथ अंतरिक्ष अभियानों से होने वाली चुनौतियों को भी बाकी देशों से बेहतर समझ रहे हैं और जिम्मेदारी के साथ अपना रोल निभा रहे हैं। जैसे इस मिशन में भारत ने जिस रॉकेट से सिंगापुर के 7 सैटेलाइट्स लॉन्च किए, उस रॉकेट के चौथे चरण यानी रॉकेट के बचे हुए अंतिम हिस्से को पृथ्वी की 300 किलोमीटर की निचली कक्षा में लाया गया है। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि इस रॉकेट का कचरा अंतरिक्ष में कई दशकों तक ऐसे ही कचरा बनकर तैरता ना रहे, यानी अंतरिक्ष की सफाई होती रहे। असल में जिस रॉकेट से सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं, वो रॉकेट अंतरिक्ष में मिशन सफल होने के बाद सैटेलाइट से अलग हो जाते हैं और फिर ये रॉकेट्स किसी काम के नहीं रहते और ये कचरा बन जाते हैं। ज्यादातर सैटेलाइट्स पृथ्वी के वायुमंडल के उस भाग में होते हैं जिसे हम थर्मोस्फेयर कहते हैं। इस कक्षा में 2000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होता है, लेकिन क्योंकि इस कक्षा में हवा के मॉलिक्यूल्स पर्याप्त नहीं होते, इसलिए हवा के घर्षण से सैटेलाइट और रॉकेट का कचरा नष्ट नहीं होता और यह कचरा तभी नष्ट हो सकता है जब इसे पृथ्वी के वायुमंडल के उस भाग में लाया जाए जिसे हम मेसोस्फेयर कहते हैं। मेसोस्फेयर का मतलब है वो कक्षा जो पृथ्वी की सतह से 65 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुरू होती है और फिर वहां से 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक के भाग को मेसोस्फेयर कहा जाता है। अभी होता यह है कि पृथ्वी की सतह से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब थर्मोस्फेयर में सैटेलाइट्स रॉकेट से अलग होते हैं तो रॉकेट किसी काम के नहीं रहते और इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से इन रॉकेट्स का कचरा भी अंतरिक्ष में ऐसे ही तैरता रहता है और 50 साल से ज्यादा के समय के बाद ये रॉकेट उस कक्षा में पहुंचते हैं जहां ये नष्ट होते हैं। यानी 50 साल तक ये अंतरिक्ष में ऐसे ही ट्रैफिक जैम और कचरा पैदा करते रहते हैं। जब अब इसरो की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उसने इसी 50 से 60 साल की समय अवधि को छोटा करके इसे सिर्फ 2 महीने कर दिया है। यह अपने आप में एक बहुत ही आधुनिक और अद्भुत प्रयास है जो पृथ्वी के वायुमंडल में सैटेलाइट्स और रॉकेट्स के कचरे और ट्रैफिक जैम को कम कर सकता है। इस समय हमारी पृथ्वी 8,261 सैटेलाइट से घिरी हुई है, जिनमें 4,852 सैटेलाइट्स एक्टिव हैं और 3,409 सैटेलाइट्स ऐसे हैं जो अब निष्क्रिय हो चुके हैं। निष्क्रिय का मतलब यह कि इन लगभग
3,500 सैटेलाइट्स ने अब काम करना बंद कर दिया है। ये किसी काम के नहीं है और अब इनका कचरा पृथ्वी के वायुमंडल में ऐसे ही तैर रहा है। और हमारी पृथ्वी के चारों तरफ किस तरह का ट्रैफिक जैम लगा हुआ है वो आप इन तस्वीरों में आज देख सकते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में सैटेलाइट्स और रॉकेट्स का जो कचरा है वो 10 करोड़ टुकड़ों से ज्यादा में बटा हुआ है। इनमें 23,000 टुकड़े आकार में 10 सेंटीमीटर से बड़े हैं, 5 लाख टुकड़े 1 सेंटीमीटर के बराबर हैं और 10 करोड़ टुकड़े ऐसे हैं जो 0.01 सेंटीमीटर जितने हैं। और इस समय पृथ्वी के वायुमंडल की स्थिति वैसी ही है जैसे आपके शहर में किसी व्यस्त चौराहे की होती है, जहां पर ना तो कोई कानून है, ना कोई रेड लाइट है और जिसे जहां रास्ता मिल रहा है वो जा रहा है। अंतरिक्ष के इस कचरे के लिए जो देश सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो है रशिया। रशिया के 7,032, अमेरिका के 5,216, चीन के 3,854, फ्रांस के 520, जापान के 117 और भारत के 114 सैटेलाइट्स और रॉकेट बॉडीज का कचरा पृथ्वी के वायुमंडल में इस समय तैर रहा है। और यह स्थिति भविष्य में और भी खतरनाक होने वाली है। वर्ष 1970 में पृथ्वी में मौजूद सैटेलाइट्स की संख्या 100 से भी कम थी जो पृथ्वी के आसपास मौजूद थे, लेकिन 53 वर्षों के बाद आज अंतरिक्ष में 8,000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स हैं और आने वाले 10 वर्षों में अलग अलग देश और प्राइवेट कंपनियां 1 लाख और सैटेलाइट्स पृथ्वी के वायुमंडल में स्थापित करने वाली हैं। सोचिए, 1 लाख सैटेलाइट्स। नासा का अनुमान है कि जैसे सड़क पर ट्रैफिक जैम से सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, वैसे ही अंतरिक्ष में भी कचरा बढ़ने से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच टक्कर होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और इससे एक ऐसी स्थिति पैदा होगी जिसे हम केस्लर सिंड्रोम कहते हैं। केस्लर सिंड्रोम का मतलब है जब 2 सैटेलाइट्स और रॉकेट्स का कचरा आपस में टकराएगा और इस टक्कर से उनका कचरा फैलकर दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराएगा और फिर उनका कचरा बाकी के सैटेलाइट से टकराएगा और यह घटना इतनी खतरनाक होगी कि इससे पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद लगभग सारे सैटेलाइट समाप्त हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर आप पर जरूर पड़ेगा। आप अभी जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं उसका पूरा नेटवर्क, आप जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ये सब कुछ सैटेलाइट पर निर्भर करता है। आपको यकीन नहीं होगा, आज ये जो सैटेलाइट्स हैं यही आपकी लाइफ लाइन है। यानी आपका मोबाइल फोन, आपका टीवी, आपके बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। इंसान मौसम का पूर्वानुमान नहीं लगा पाएगा, जिससे किसान भी प्रभावित होंगे। इसके अलावा इससे डिफेंस ऑपरेशंस पर असर पड़ेगा, हवाई जहाज जो चलते हैं उन पर असर पड़ेगा। कोई भी देश अपने सैटेलाइट से किसी दूसरे देश की निगरानी नहीं कर पाएगा। अंतरिक्ष अभियानों को लेकर दुनिया में अब तक कोई प्रभावी संधि नहीं हुई है। एक कड़वा सच ये है कि इंसानों ने कचरे के मामले में न तो पृथ्वी को छोड़ा और न ही अब अंतरिक्ष को छोड़ रहे हैं और दोनों ही जगह इस कचरे के निस्तारण के लिए कोई भी ठोस नीति अभी तक हम नहीं बना पाए हैं। आपने शमशान घाट और कब्रिस्तान तो देखे होंगे जहां इंसानों को मरने के बाद या तो जलाया जाता है या दफनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं जो सैटेलाइट्स और रॉकेट्स मर जाते हैं यानी निष्क्रिय हो जाते हैं उनका क्या होता है? ऐसे सैटेलाइट्स और रॉकेट्स के शव के लिए 2 कब्रिस्तान बनाए गए हैं। एक है पैसिफिक ओशन में जिसे स्पेसक्राफ्ट सेमेट्री कहते हैं। इसकी कुछ तस्वीरें आज आप देख सकते हैं और इसे आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मर चुके स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं उनके शवों के लिए ये दूसरी सेमेट्री अंतरिक्ष में ही बना दी गई है, जहां इनके कचरे को पृथ्वी के वायुमंडल में और ऊंचाई पर धकेल दिया जाता है ताकि ये अब तैरते रहे। वो खबर जो आपको बताएगी कि इंसान का सपना कितना भी अजीब क्यों ना हो, वो उसे पाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको जो कुत्ता दिखाई दे रहा है ये असल में कुत्ता नहीं है, बल्कि ये कुत्ते की खाल में एक जीता जागता इंसान है। आपको पहली नजर में लगेगा ये कोई कुत्ता है, लेकिन ये कुत्ता नहीं है, ये इंसान है। ऐसा इंसान जिसने खुद को कुत्ते का रूप दे दिया है, यानी अब ये व्यक्ति एक कुत्ते का कॉस्ट्यूम पहनकर एक डॉग बन गया है। यह हैरान कर देने वाली घटना जापान की है और इस व्यक्ति ने कुत्ते जैसा बनने और दिखने के लिए लगभग 12 लाख रुपए खर्च किए हैं और इसने अपना असल नाम बदलकर अब टोको रख लिया है। इस प्रक्रिया में इसकी मदद जापान की एक कंपनी ने की जिसका नाम है जेपेट। इस कंपनी ने इस व्यक्ति के लिए कॉली ब्रीड के एक कुत्ते का कॉस्ट्यूम तैयार किया और इस
असल से दिखने वाले कॉस्ट्यूम को तैयार करने में इस कंपनी को लगभग 40 दिन का समय लगा और अब इस व्यक्ति ने यह कॉस्ट्यूम पहनकर पहली पब्लिक वॉक की है। यानी इस कॉस्ट्यूम को पहनकर एक कुत्ते के रूप में यह व्यक्ति वॉक करने के लिए निकला और आप देख सकते हैं इस कॉस्ट्यूम में यह अपनी दुम हिला सकता है, कुत्ते की जैसे हरकतें कर सकता है और फिलहाल वो अपना कॉस्ट्यूम उतारने के मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुत्ते जैसा बनना और दिखना इस व्यक्ति का बचपन का सपना था, जिसे इसने अब जाकर पूरा किया है। आप देखिए तो शौक के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। वैसे हमारे हिंदू संस्कृति में कहा जाता है कि मनुष्य की योनि में जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन देखिए जिन्हें मिला वो अब जानवर की तरह दिखना चाहते हैं। दूसरा फायदा यह है कि अगर ऐसी कोई चीज होती है तो इंसान और जानवरों के बीच में जो एक तालमेल बैठता है, इसे कम से कम ये जरूर पता लगेगा कि कुत्तों की जिंदगी और इंसानों की जिंदगी कैसी होती है। और ये पृथ्वी जब बनी तो ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी बनी थी। और अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो दो काम कीजिए, पहला सपने बड़े रखिए और दूसरा दुश्मन बड़े रखिए।